हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉन साइड में आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए कंपनीज एक्ट का वन शॉट सीरीज़ का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हो गया है। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें एलएलपी वगैरह सब कुछ है मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। टेलीग्राम का भी लिंक लगा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स वहाँ मैंने सारे चैप्टर के ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आज हम लोग करने वाले हैं कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। इससे पहले हम लोग ने कंपनी का एक टाइप पढ़ लिया है। कौन सा? कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आज जो हमें करना है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सबसे पहला टाइप कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक है, मेंबर कंपनी ऑन दी बेसिस ऑफ मेंबर। इसमें देखो मेनली इसमें 4 टाइप है। इसमें कितने टाइप हैं? 4 टाइप। सबसे पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी। दूसरा है पब्लिक कंपनी। दूसरा है पब्लिक कंपनी। तीसरा है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी। और चौथा है 1% कंपनी, OPC 1% कंपनी। यानी मेंबर के बेसिस पे 4 तरह की कंपनी होती है। जैसे लायबिलिटी के बेसिस पे हमने बताया कि 3 तरह का कंपनी होता है, शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। उसी तरह मेंबर के बेसिस पे ये 4 तरह का कंपनी होता है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, OPC। अब अच्छे से समझते हैं कि ये लोग कंपनी है क्या। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और OPC ये 3 कंपनी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ICI का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये तीनों कंपनी से। पब्लिक कंपनी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट इन तीनों से मैंने हर 2 अटेम्प्ट के बाद एक ना एक क्वेश्चन देखा है, घूमकर आता ही आता है। ये कंपनीज एक्ट के फेवरेट टॉपिक हैं ICI के। तो देखो सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PVT कंपनी। तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट एग्जाम में मत लिखना। देखो हम लोग अभी तक समझते यही कि जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होगा वो कंपनी प्राइवेट कंपनी। ये हम लोग सब जानते हैं कि नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी होगा तो वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये सोचने वाला बात है कि किस कंपनी को नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। ऐसा क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगा, प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। तो देखो लॉ मेकर क्या बोलता है। मैंने सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये हूँ मैं AKG। मैंने एक कंपनी खोला। अब मैं जानना चाहता हूँ मैंने जो कंपनी खोला क्या ये प्राइवेट कंपनी होगा। तो मैं गया लॉ मेकर के पास। ठीक है, मैं गया लॉ मेकर के पास। उन्होंने बोला देख अगर तेरे आर्टिकल्स में, किसमें? आर्टिकल्स में, तेरे आर्टिकल्स में यानी AOA में अगर MRP है, क्या है? MRP, तो तेरा कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी। अब मैंने पूछा ये MRP क्या होता है भैया? तो उन्होंने बोला M फॉर मैक्सिमम नंबर। तेरे कंपनी में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से कम है, 200 या 200 से कम है, तो तू प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। और मिनिमम नंबर कितना? मिनिमम नंबर 2। यानी अगर मैंने ये कंपनी खोला, मेरे कंपनी में 2 से लेकर 200 के बीच के में कोई भी कितने भी मेंबर्स हैं तो मैं प्राइवेट कंपनी कहलाऊंगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला R फॉर रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने बोला अगर तेरे आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन है शेयर के ट्रांसफर पे तो भैया तू क्या कहलाएगा? एक प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। तीनों होना चाहिए, प्लस और नहीं है, यहाँ एंड है। और तीसरा उन्होंने बोला प्रोहिबिशन। अगर तेरे आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन है कि तू कोई सिक्योरिटीज़ जो है पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा सकता तो भैया तू एक प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने क्या बोला, देख तेरे आर्टिकल में अगर 3 बातें MRP हुआ तो तू प्राइवेट कंपनी कहलाए, तेरा कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। मैंने पूछा 3 बातें क्या क्या है। सबसे पहला उन्होंने बोला तेरे कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 200, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला हाँ भाई मेरे कंपनी में तो सिर्फ 5 ही लोग हैं, सिर्फ 5 लोग हैं।
तो मैंने बोला पहला क्राइटेरिया एम तो मैंने फुलफिल किया, मेरे में मिनिमम 2 तो ज़्यादा है, दो से ज़्यादा 5 है मेरे पास, और मैक्सिमम 200 से बहुत कम है, 5 ही मेंबर है मेरे में, तो मैंने एम क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। दूसरा, तुम्हें पता होगा शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह, मेरे पास अगर रिलायंस का 5 शेयर है तो मैं उसे तुम्हें बेच सकता हूँ, तुम्हारे पास है तो सेल, भाई सेल परचेस बहुत ईजी होता है, शेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, एक ऑनर से दूसरे ऑनर, ये सब तो नॉर्मल लॉजिक बात है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो शेयर्स हैं ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन होगा ट्रांसफ़र पे, यानी तुम ट्रांसफ़र तो कर सकते हो बट रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि उसमें कुछ तुमको समझना होगा, वो इंटर में तुम समझोगे, अभी तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो रिस्ट्रिक्शन है, तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो बट परमिशन तो लेना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर तेरे आर्टिकल में ये लिखा है कि एक आदमी फ्रीली शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, जैसे एक पब्लिक कंपनी में नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो भैया तेरा कंपनी हम लोग मानेंगे कि प्राइवेट कंपनी है। मैंने बोला चलो, मेरे आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि हम पांचों अपना शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, तो मैंने पहला क्राइटेरिया भी फुलफिल किया, दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल किया। अब तीसरा है प्रोहिबिशन। ये क्या बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी कभी भी रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि भाई परमिशन लेकर वो काम कर सकते हैं, प्रोहिबिशन मतलब होता है कि भाई परमिशन लेने के बाद भी तुम वो काम नहीं कर सकते। तो आर्टिकल में अगर प्रोहिबिशन है कि तुम सब्सक्राइब करने बोल ही नहीं सकते किसी बाहरी को पब्लिक से, जैसे आईपीओ आता है, शेयर्स तुम्हारा स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है, तो उसमें सब्सक्राइबर लोग हैं जो उनको पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है कि भैया आइए हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, ये सब तो हमने अकाउंट्स में ही पढ़ा, इन्विटेशन दिया हम लोग ने। तो वही बोलता है कि अगर एक आर्टिकल में प्रोहिबिशन है कि पब्लिक से तुम पैसा ले ही नहीं सकते, सब्सक्राइब करवा ही नहीं सकते अपने सिक्योरिटीज़, तो तुम एक प्राइवेट कंपनी हो। मैंने बोला हाँ, हमारे में मिनिमम 200 से मैक्सिमम 200 से कम मेंबर हैं, प्लस हमारे आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन भी है शेयर के ट्रांसफ़र पे, एंड साथ साथ प्रोहिबिशन भी है कि हम पब्लिक से पैसा नहीं रेस कर सकते, तो मेरा कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। मैं अपने कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लगा दूंगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अब इसको लिखना कैसे है देखो, प्राइवेट पहले सेक्शन लिख लो, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी मीन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम भी नोट्स बनाने टाइम शॉर्ट में लिख सकते हो बट एग्जाम में मत लिखना, ये ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मैंने शॉर्ट में पीएससी लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड इट्स आर्टिकल्स इंक्लूड्स। देखो ये जो लाइन है ना, प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में ही प्रिस्क्राइब, ये तो मैंने समझाया ही नहीं, तो देखो इसमें कुछ समझाने वाला बात ही नहीं है। लॉ मेकर ये बोलना चाह रहा है इस लाइन के साथ कि देखो एक प्राइवेट कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जो कि सरकार प्रिस्क्राइब्ड करेगा, सरकार बताएगा कि इतना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तुमको लगाना ही है। तो भाई क्या है मिनिमम, तो देखो कोई मिनिमम क्राइटेरिया ही नहीं है, सरकार ने कुछ प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं किया है, तो इसलिए इस लाइन का कोई यूज़ ही नहीं है, बट क्योंकि डिफिनेशन में है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। सरकार ने कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, तो तुम कितना भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस लाइन का भी कोई यूज़ नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है कि सरकार कुछ प्रिस्क्राइब कर दे, तो वो फ्यूचर की बात है, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के रिस्ट्रिक्शन पे शेयर के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा एक्सेप्ट ओपीसी, अब ओपीसी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, अभी समझोगे, अभी समझ लो कि ओपीसी को छोड़कर मैक्सिमम मेंबर शैल नॉट एक्सीड 200,
और कभी भी फिगर में मत लिखना भाई, इस तरह मतलब डिजिट में मत लिखना, इस तरह फिगर में ऐसा 200 करके लिखना। यानी मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 200 तक हो सकता है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड डैट। प्रोवाइडेड डैट मतलब एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जैसे हाउ एवर यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छा लैंग्वेज यूज़ करोगे। प्रोवाइडेड डैट ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स शैल काउंटेड एज वन। मान लो मैंने एक प्राइवेट कंपनी में, मैंने और नेहा ने मिलकर एक शेयर्स क्या किया है, बाय किया है। मैंने और नेहा शर्मा ने मिलकर एक शेयर बाय किया है। तो हम लोग दो हैं बट शेयर एक है, हम दोनों ज्वाइंट होल्डर हैं उस शेयर के, मिलकर होल्ड कर रहे हैं। तो क्या वो जो 200 का लिमिट में हम 1 और 2 दो काउंट होंगे? तो लॉ बोलता है कि देख भाई, तू अगर ज्वाइंट होल्डर है, एक साथ दो आदमी मिलकर एक शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको एक ही मानेंगे। तू कितना भी आदमी करके होल्ड करे फर्क नहीं पड़ता, हम तो भाई एक ही मानेंगे। यानी मैं और नेहा मिलके भले ही दो मिलकर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम दोनों को दो नहीं एक काउंट किया जाएगा, समझे? हम दो और हमारे एक, ऐसा। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर डैट, एक और एक्सेप्शन इसका, फर्दर डैट द लिमिट ऑफ above stated the limit of above state the limit stated above stated of member shall not include। ऊपर जो लिमिट दिया है यानी 200 का लिमिट, 200 जो मेंबर हमें काउंट करना है, वो 200 के मेंबर में पहले तो ज्वाइंट होल्डर को हम लोग एक काउंट करेंगे, एंड दूसरा नीचे जो लोग हैं उनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी वो 200 के लिमिट में मेंबर नहीं कहलाएंगे। अब कौन कौन? सबसे पहला, पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी एक ऐसा आदमी है, मैं कंपनी में अगर काम कर रहा हूँ, देखो लॉजिक क्या बोलता है, जिसके पास शेयर्स हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, एंड वही तो मेंबर होते हैं कंपनी के। अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर्स है तो क्या मैं रिलायंस का मेंबर नहीं बनूंगा? बिल्कुल बनूंगा भाई, शेयर के साथ ही तो ऑनरशिप आता है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, मान लो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, मैं रिलायंस में काम करता हूँ और उन्होंने मेरे को शेयर्स दे दिया, तो मैं क्या अब ऑनर कहलाऊंगा? देखो मैं ऑनर तो हूँ, बट ये जो 200 का लिमिट है ना, ये 200 का जो काउंटिंग है, इसमें मेरे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ और मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे शेयर्स मिला है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं इसमें बहुत टाइम ले रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। दूसरा, पर्सन हु ceases to be employed, person who ceases to be employed and had received any shares during the course of employment, during the course of employment and continue टू होल्ड इट। यानी कि सिंपल एक लाइन में मैं बताऊं, एक्स एम्प्लॉय, यानी कोई एक्स एम्प्लॉय है, यानी मैं रिलायंस में काम करता था, मेरे को उन्होंने कुछ शेयर्स दिया, मैंने रिलायंस छोड़ दिया, क्या मैं 200 के लिमिट में काउंट होऊंगा? द आंसर इज नो, मैं काउंट नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि भाई शेयर्स तो हमको तब मिला था जब मैं एम्प्लॉयमेंट में था, तो मैं काउंट नहीं होऊंगा 200 के लिमिट में, चाहे मैं कंपनी भी क्यों ना छोड़ दूं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कंपनी छोड़ने के बाद मैंने जो शेयर्स मेरे को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिले थे वो मैंने बेच दिए, दूसरे को दे दिया, और उसके बाद फिर नए शेयर्स खरीदा, तो क्या मैं अब काउंट होऊंगा? द आंसर इज यस, अब मैं काउंट होऊंगा। यानी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिला हुआ शेयर्स अगर तुम एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अपने पास रखते हो तो उसके लिए तुम 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगे, बट अगर वो छोड़कर तुम नए शेयर्स अगर ले रहे हो
एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद तो उसके लिए तुम काउंट हो गए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियरिटी आ गया। अब लास्ट एम हो गया हमारा, आर हो गया, अब हमारा लास्ट पी, थर्ड पॉइंट। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स टू prohibits any invitation to the public to subscribe any securities। यानी सिंपल सा बात है, इनविटेशन पब्लिक को दे ही नहीं सकते कि आइए हमारे कोई भी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करिए, नहीं दे सकते। यहाँ तक क्लियरिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी तुमने इन डेप्थ कवर कर लिया, अब तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ये प्रॉपर डिफिनेशन है, तुम लिखोगे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा कंपनी पब्लिक कंपनी, दूसरा कंपनी पब्लिक कंपनी। क्या हो रहा है भाई? पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। देखो भाई खतरनाक डिफिनेशन दिया। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a प्राइवेट कंपनी। देख रहे हो भाई डिफिनेशन, मतलब पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बस यही डिफिनेशन है। एग्जाम में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे वो लिख सकता है, तुम नहीं लिखोगे भाई। ये डिफिनेशन देख के ना तुम्हें ये डिफिनेशन यूज़ क्या करो भाई, लाइफ में सिग्मा बन जाओगे। कैसे? कोई तुमसे पूछे इंसान क्या है जो जानवर नहीं है, कोई पूछे लड़की क्या है जो लड़का नहीं है, कोई पूछे तुमसे लॉ क्या है जो अकाउंट्स नहीं है, भाई देख रहे हो, कोई पूछे सीए क्या है जो सीएस नहीं है, तो भाई तुम्हारा जवाब सुन के सामने वाला बोलेगा भाई ये तो सिग्मा बंदा है। ऐसा एग्जाम में लिखोगे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा ये लाइन का। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई उनका मन, उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, ये तो भाई सब जानते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिया कि भाई देख पब्लिक कंपनी में ये पॉइंट्स होने चाहिए। और पता है ये पॉइंट्स क्या हैं? जो प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशंस एमआरपी जो था ना उसका बस उल्टा है। क्या क्या? सबसे पहला उन्होंने बोला मैक्सिमम मेंबर पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। वहाँ 200 का लिमिट था, यहाँ कोई 200 का लिमिट नहीं है। दूसरा मिनिमम मेंबर वहाँ कितना था? वहाँ 2 था, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। तीसरा बात उन्होंने बोला नो रिस्ट्रिक्शन, शेयर्स के ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं भाई, ये तो सब जानते हैं। चौथा नो प्रोहिबिशन, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, किसी से भी तुम इनविटेशन, किसी भी पब्लिक को इनविटेशन दे सकते हो, आईपीओ वगैरह आता है, कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है। उसके बाद और भी लिख सकते हो नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देख रहे हो भाई वही सब चीज़ जो उनके पॉइंट्स थे, बस ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गए। बस यहाँ एक जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला बात, इस सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक company shall be deemed as public company। अब ये लाइन तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें सब्सिडरी कंपनी नहीं पता है। इस लाइन पे हम लोग सब्सिडरी कंपनी करने के बाद दोबारा आएंगे, अभी इस लाइन को होल्ड पे डाल दो। यहाँ तक हो गया तुम्हारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी खत्म हो गया। अब मैं एक पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ, हमने ऊपर पढ़ा कि मेंबर के बेसिस पे कंपनी 4 तरीके का होता है, ठीक है। हमने यही पढ़ा मेंबर के बेसिस पे कंपनी 4 तरीके का होता है, प्राइवेट खत्म, पब्लिक खत्म। बट पता है असली में मेंबर के बेसिस पे कंपनी सिर्फ 2 तरह का होता है। कौन कौन? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बुक में भी तो 4 दिया है, तुम्हें आता नहीं है तो देखो बुक में जब तुम इन दोनों का डिफिनेशन जाओगे ना तो दोनों के डिफिनेशन में एक चीज़ कॉमन मिलेगा
प्राइवेट कंपनी। यानी एक स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी दोनों ही प्राइवेट कंपनी होते हैं, बस उनमें कुछ अलग होता है, इस कारण से उनको प्राइवेट कंपनी से अलग दिखाया जाता है। अब क्या अलग होता है वो मैं बताऊंगा। तो मेनली मेंबर के बेसिस पे दो ही कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ही दो भाग हो गए, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। तुम्हारे मॉड्यूल में अलग अलग दिखाया है तो इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं, बट अगर रियल लाइफ में जाओ, लॉजिक से सोचो, तो अभी मैं डिफिनेशन जब स्मॉल कंपनी और ओपीसी का लिखाऊंगा उसमें मैं लिखाऊंगा ए स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। यानी है तो वो भाई प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट ना। मेन तो दो ही टाइप में बढ़ गया ना, प्राइवेट और पब्लिक, समझ रहे हो ना। लेकिन मॉड्यूल में दिया है तो भाई अलग ही लिखेंगे, सिंपल सा बात है। आईसीआई से झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी। कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी? तो देखो सिंपल सा बात बोलता है, स्मॉल कंपनी मीन्स, स्मॉल कंपनी मीन्स a company other than public company and its। तो देखो ये लाइन जो बोला कि एक स्मॉल कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, तो सिंपल सा बात है वो क्या कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी हम उस कंपनी को बोलेंगे जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। यानी एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कब बनेगा? तो देखो लॉ मेकर बोलता है कि दो तुमको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, दो कंडीशन तुम फुलफिल कर दो, हम तुम्हें स्मॉल कंपनी का दर्जा दे देंगे। तो मैंने पूछा कि भाई बता दे क्या क्या करना है, क्या क्या फुलफिल करना है कंडीशन, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने पहला कंडीशन लिखा, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड्स 4 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग। मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें नोट्स में भी शॉर्ट में लिख सकते हो भाई, बस एग्जाम में मत लिख देना प्लीज़। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज़ और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़। उन्होंने बोला जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, जो तुम्हारे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल लगाया गया है वो 4 करोड़ से कम होना चाहिए। मैंने बोला भाई उतना तो हमारा बजट भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ 1 करोड़ ही लगाया है अपना। तो उन्होंने बोला हाँ तुमने तब पहला कंडीशन कर दिया फुलफिल। दूसरा कंडीशन उन्होंने बोला द टर्नओवर इन लास्ट immediately preceding financial year shall not exceed 40 करोड़ रुपीस और such higher amount not exceeding 100 करोड़ रुपीस। उन्होंने बोला जो टर्नओवर मतलब क्या होता है, कितना पैसा तुम्हारा साल में आया और कितना गया, पैसे का फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर। तो देखो टर्नओवर तुम्हारा पिछले साल जो है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 40 करोड़ से कम होना चाहिए। हमने बोला भाई मेरा तो 2 ही करोड़ है, तो मेरे को स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल गया। मेरे को नहीं, मैंने जो कंपनी खोला उसको स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल गया, ठीक है। यानी लिमिट अगर सिंपल बोले तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होना चाहिए, प्लस टर्नओवर जो है पिछले साल वो 40 करोड़ से कम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करो, तुम कहला जाओगे स्मॉल कंपनी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लाइन यहाँ पर है, ये लास्ट वाला लाइन जो तुमको समझना है, सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो देखो सरकार सिंपल सा बात बोलता है कि देखो इस 4 करोड़ के लिमिट को, अभी ये लिमिट 4 करोड़ का है, इसको बढ़ाकर सरकार 10 करोड़ तक ले जा सकता है।
और 40 करोड़ का लिमिट को सरकार बढ़ाकर कितना 100 करोड़ तक ले जा सकता है। बस वो लाइन का मतलब यही है। अभी लिमिट 440 है, इसको बढ़ाकर 10-100 किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यानी एक्सेप्शन, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई। ये जो सेक्शन है, स्मॉल कंपनी कौन नहीं बन सकता है, मतलब ये बन ही नहीं सकता, ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा। कौन कौन? सबसे पहला सेक्शन 8 कंपनी। कोई कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर हुआ है, क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। अभी समझ लो कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी होता है, जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए बनता है, प्रॉफिट कमाने इसका मोटिव नहीं होता है। तो स्मॉल कंपनी, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, चाहे वो कंडीशन फुलफिल करे ना करे। दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कोई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है, ये भी क्या है मैं आगे अभी बताऊंगा, अभी सब कुछ आएगा, समझ लो बस। ये भी नहीं बन सकता है स्मॉल कंपनी, चाहे कंडीशन फुलफिल भी क्यों ना कर दे। और तीसरा, कंपनी रजिस्टर्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई स्पेशल एक्ट यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कंपनी है तो भाई वो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकता। जैसे कि ICAI, क्या तुम उसको स्मॉल कंपनी बोलोगे? भाई पागल हो क्या, स्मॉल कंपनी वो कैसे बन सकता है? तो इसी के साथ हमारा 3 कंपनी खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट कंपनी है OPC, सेक्शन 2 क्लॉज 62 OPC। अब इसका डिफिनेशन देखना। OPC इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ सिंगल मेंबर। OPC कोई अलग टाइप नहीं है भाई, जैसे स्मॉल कंपनी पब्लिक नहीं हो सकता यानी प्राइवेट है, OPC एक प्राइवेट कंपनी है, ये तो लॉ मेकर ने बोल ही दिया, जिसमें सिर्फ एक मेंबर है। हमने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी अगर खोलना है तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया कि OPC अगर खोलना है, चल भाई एक आदमी मिलकर भी OPC खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके भी कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि OPC कोई भी खोल सकता है क्या? मैं खोल सकता हूँ, तू खोल सकता है, तेरा दोस्त खोल सकता है, कोई भी खोल सकता है OPC क्या? तो लॉ मेकर बोलता है पहला पॉइंट, एन इंडिविजुअल, या एक नेचुरल पर्सन लिखो, ए नेचुरल पर्सन, ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन whether resident or otherwise stay in India for not less than 120 days in last immediately preceding financial year shall पहला eligible to incorporate an OPC। देखो सिंपल बात बोला जाता है, एक नेचुरल पर्सन यानी कि जिंदा आदमी, यहीं पे बात खत्म हो जाता है। यानी रिलायंस, टाटा, कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, LLP, ये सब OPC खोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक जिंदा आदमी को OPC खोलना है। नेचुरल पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, यानी कोई फॉरेनर या कोई जो ऐसा है जो देश के बाहर रहता है, बाहर का सिटीजन है, वो OPC खोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमें चाहिए इंडियन सिटीजन। 2 कंडीशन हो गए, पहला एक नेचुरल पर्सन, जिंदा आदमी, सांस लेने वाला आदमी होना चाहिए, और दूसरा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, रेसिडेंट हो या ना हो, रेसिडेंट होना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर बहुत बच्चे फंसते हैं। रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बस इंडिया में पिछले साल 120 दिन रहना पड़ेगा। यानी 120 दिन रहने से तुम रेसिडेंट नहीं बनते, रेसिडेंट का क्राइटेरिया अलग है।
तुम रेसिडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन हो और पिछले साल 120 दिन से ज़्यादा या 120 दिन तुम इंडिया में रह रहे हो तो तुम ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तुम एलिजिबल हो। तो क्या तुम नेचुरल पर्सन हो? द आंसर इज यस। क्या तुम एक इंडियन सिटीजन हो? हाँ, तुम एक इंडियन सिटीजन हो। क्या तुम पिछले साल 120 डेज इंडिया में रहे हो? हाँ भाई, पूरा साल ही इंडिया में रहा हूँ। तो क्या तुम एलिजिबल हो ओपीसी बनाने के लिए? द आंसर इज यस, तुम एलिजिबल हो ओपीसी बनाने के लिए। दूसरा, इसी में एक पॉइंट लिखो, एलिजिबल टू बिकम नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। भाई तुम एलिजिबल हो ओपीसी में नॉमिनी बनने के लिए। अब ये नॉमिनी क्या होता है? देखो, जब तुम बैंक अकाउंट खोलने जाते हो तो वहाँ नॉमिनी मांगा जाता है कि अगर तुमको कुछ हो जाता है तो तुम्हारा पैसा वगैरह सब कुछ एफडी वगैरह किसको मिलेगा? तुम्हारे नॉमिनी को। उसी तरह क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर है भाई, अगर उसको कुछ हो गया तो ओपीसी कौन देखेगा? तो इसलिए हर ओपीसी में एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है। वो नॉमिनी कौन होगा? तो सेम क्राइटेरिया अबव होगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या हो ना फर्क पड़ता है, 120 डेज पिछले साल इंडिया में रहना चाहिए और एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो नॉमिनी बन सकता है। अब एक पॉइंट और यहाँ दूसरा पॉइंट अब लिखो, माइनर कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। भाई देख, माइनर नॉमिनी मेंबर कुछ नहीं बन सकता, माइनर को सब जगह से अलग करके रखा गया है। अगर तुम माइनर हो, 18 से कम हो, तो तुम नहीं कर सकते ओपीसी का कोई भी काम, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ ध्यान रखो, नॉमिनी शैल गिव हिज प्रियोर कंसेंट। नॉमिनी खुद नॉमिनी बनने से पहले अपना कंसेंट देगा कि हाँ भाई मैं नॉमिनी बनना चाहता हूँ, नॉर्मल पॉइंट है। इसी में लिख दो विच कैन विड्रॉ, विच में विड्रॉ एट एनी टाइम, और वो कभी भी अपना कंसेंट वापस भी ले सकता है। सिंपल लॉजिक वाला बात है। उसके बाद मेंबर में रिमूव नॉमिनी, मेंबर भी जब चाहे तो नॉमिनी को हटा सकता है, ठीक है। सच अबव रिमूवल शैल नॉट बी डीम्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। अब मान लो नॉमिनी अपना कंसेंट हटा रहा है, या मैं मेंबर हूं और नॉमिनी को हटा रहा हूं, तो क्या इसको हम लोग ऑल्टरेशन बोलेंगे मेमोरेंडम का? देखो ये ऑल्टरेशन नहीं है, ये नॉर्मल सा बात है, इसको हम लोग ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे। ओपीसी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड, ओपीसी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। देखो, एक ओपीसी चाहे तो अपने आप को प्राइवेट कंपनी बना सकता है, पब्लिक कंपनी बना सकता है, बट वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता या उसके जैसा इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ओपीसी कैन नॉट परफॉर्म एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी भी ओपीसी परफॉर्म नहीं कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, नो पर्सन शैल अपॉइंट, नो पर्सन शैल इनकॉर्पोरेट no person shall incorporate more than one OPC and be nominee in two OPC। शैल नॉट यहाँ लगा दो, शैल नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन, यानी एक सिंपल बात है, मैं एकेजी हूँ,
मैं एक टाइम पे एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता हूँ। अपने लाइफ टाइम में मैं सिर्फ एक ओपीसी खोल सकता हूँ और दूसरे में मैं नॉमिनी बन सकता हूँ। यानी सपोज करो मैंने अपना एक ओपीसी खोला, एकेजी ओपीसी, तो क्या मैं उसका मेंबर हूँ? भाई मैंने खोला है तो मैं ही मेंबर हूँ। और नेहा ने एक ओपीसी खोला है तो वो मेरे को नॉमिनी बनाना चाहती है, तो क्या मैं उसका नॉमिनी बन सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं नॉमिनी बन सकता हूँ। बट ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? नेहा ने एक ओपीसी खोला, उसने मेरे को नॉमिनी बना दिया। तुमने एक ओपीसी खोला और बोला भैया आप मेरे ओपीसी में नॉमिनी बन जाइए, तो मैं तुम्हारे ओपीसी में भी नॉमिनी बन गया। क्या ये मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एक टाइम पे एक ही ओपीसी का मैं नॉमिनी भी बन सकता हूँ और एक का ही मैं मेंबर रह सकता हूँ, ठीक है? या एक का मेंबर और दूसरे का नॉमिनी, ऐसा हो सकता है। कोई भी चीज़ दो नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है? बस यही पॉइंट लिखता है और इसी के साथ तुम्हारा कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे अब कौन कौन सा कंपनी आता है, अब हम लोग को वो समझना है। तो देखो कंट्रोल के बेसिस पे तीन तरह का कंपनी आता है। सबसे पहला होल्डिंग कंपनी, दूसरा सब्सिडरी कंपनी और तीसरा एसोसिएट कंपनी। अब ये कंपनी कौन कौन सा है मैं अभी समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट होल्डिंग कंपनी डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग one or more subsidiary कंपनी। यानी एक होल्डिंग कंपनी ऐसा कंपनी है जो जिसके पास एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी है। अब क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरी कंपनी क्या है, तो होल्डिंग कंपनी का डिफिनेशन तभी समझ में आएगा जब सब्सिडरी कंपनी समझ में आ जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही है सबसे इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक आईसीएआई का। सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन अच्छे से याद करना भाई, गलत मत लिख कर आ जाना। ए सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी होल्ड्स क्या? पहला, मोर देन 1/2 of its total voting power on its own or with 2 or more subsidiaries। लिखो फिर मैं डिफाइन करके बताता हूँ। दूसरा, कंट्रोल the composition of boards of director। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, मैं BOD शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एक कंपनी है AKG PVT लिमिटेड, और ये दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड PVT लिमिटेड। इसको मैं पब्लिक बना देता हूँ ताकि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। AKG लिमिटेड XYZ PVT लिमिटेड, यानी कि ऊपर वाली जो मेरी कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है और नीचे वाला जो XYZ लिमिटेड है ये प्राइवेट कंपनी है। मैं इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी कहलाऊंगा। कब? मैं इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी कहलाऊंगा जब इसका मैं मोर देन 1/2 यानी कि 50% से ज़्यादा अगर मैं इसका पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा हूँ, टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। यानी कि इस कंपनी में जितने भी वोट करने के पावर हैं उसमें मैं 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ। सपोज करो मैं 52% होल्ड कर रहा हूँ, तो तुमको ऐसा नहीं लगता भाई कि इस कंपनी का सारा डिसीजन का हाथ तो AKG लिमिटेड में है?
अगर कोई भी चीज़ इस कंपनी को डिसीजन लेना है तो भाई 52% वोटिंग पावर तो एकेजी लिमिटेड के पास है, मेरे पास है। यानी मैं इस कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो एक तरह से नहीं समझ में आया कि मैं इसका होल्डिंग कंपनी हो गया, ये मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गई। मेरे पास पावर है भाई, वो नाम का कंपनी है, कंट्रोल तो मेरा है, जो मैं चाहूँगा 52% है, मैं वो चीज़ पास करवा दूंगा। तो बस वही वाला बात बोलता है कि होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें दूसरा कंपनी मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर, 50% नहीं, 50% से ज़्यादा, मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर अगर कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो खुद कर रहा है या उसके पास 2-3 सब्सिडरी है उससे मिलकर कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मेरे पास 2 और सब्सिडरी है मेरी, एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड, 2 और सब्सिडरी है। ये जेड लिमिटेड भी इस पर 10% होल्ड कर रहा है, ये 15% होल्ड कर रहा है। तो भाई मिलकर कितना, और मैं सपोज करो मैं 40% होल्ड कर रहा हूँ, तो मिलकर कितना हो गया, 40 + 10 + 15 यानी 65%। तो यार डिसीजन तो भाई मेरा ही चलना है, क्योंकि ये दोनों भी तो मेरी सब्सिडरी कंपनी ही है। यहाँ भी मेरा वो है, रोला है जिसको बोलते हैं, रील में रोला है हमारा। तो उसी तरह भाई इसको कंट्रोल तो मैं ही ना कर रहा हूँ भाई, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये डिसीजन क्या होगा मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम लोग सब्सिडरी बोलेंगे और मेरा वाला कंपनी होल्डिंग हो जाएगा। या तो ये होगा, या दूसरा केस हो सकता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। अगर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में कंपोजिशन जो है, यानी मान लो 10 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है और जिसमें से 8 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मेरा ही कंपनी का है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो भी डिसीजन आएगा वो मैं उसको इन्फ्लुएंस तो कर सकता हूँ, आराम से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्योंकि भाई नंबर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर तो मेरे ही हैं। तो वही कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, और जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है वो होल्डिंग कंपनी बन गई। आई होप कि तुम्हें क्लियरिटी आ गया क्या है होल्डिंग, क्या है सब्सिडरी। लास्ट कंपनी आता है एसोसिएट कंपनी। ये कौन सा कंपनी है, ये देखो सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर डिफाइन है। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड्स अ significant influence. Other company holds a significant influence, includes joint venture but excludes, भाई कैसा एक्सक्लूड हो गया, excludes, include joint venture but excludes subsidiary company। अब ये क्या हुआ, सपोज करो, पहले यहाँ लिख लो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट या दिस क्लॉज, कुछ भी लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स होल्डिंग at least 20% of its total voting power। लो भाई मैंने लिख दिया, अब मैं समझाता हूँ। पहले ये है AKG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस कंपनी का 20% या सपोज करो 25% वोटिंग पावर्स होल्ड कर रहा हूँ, यानी 25% वोटिंग पावर किसके पास है, मेरे पास है। तो क्या वो मेरी सब्सिडरी कंपनी हो गई? नहीं, सब्सिडरी होने के लिए तो 50% से ज़्यादा होगा। बट ऐसा नहीं लगता है भाई कि मैं उस कंपनी में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हूँ, मतलब मेरा डिसीजन इंपॉर्टेंट है। 25% भाई कम वोट शेयरिंग नहीं होता है। मेरे डिसीजन के बिना वो कंपनी ऐसा कोई डिसीजन ले नहीं सकती। मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ उसके डिसीजन को, मैं जिस फेवर में जाऊँगा चांसेस है कि वो फेवर जीत जाए। तो भाई मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बट मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर कंट्रोल करता तो वो मेरी सब्सिडरी बन जाती, बट मैं कंट्रोल कर नहीं रहा, तो मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो ये जो रिलेशन है इस दोनों कंपनी के बीच में, इसी को हम बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। यानी
AKG उसकी एसोसिएट है और वो भी इसके एसोसिएट है, अगर ये भी होल्ड करेगा कुछ परसेंटेज तो। समझ में आया एसोसिएट कंपनी क्या है। अब मैंने यहाँ लिखा एसोसिएट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो दूसरे कंपनी में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब होता है कम से कम 20% जो है होल्ड करना चाहिए, कम से कम, उससे कम है तो वो एसोसिएट नहीं होगा। एक कंपनी में दूसरा अगर 20% कम से कम होल्ड कर रहा है या उससे ज़्यादा होल्ड कर रहा है तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर में। और उसके बाद इसमें ज्वाइंट वेंचर इंक्लूड है, यानी हो सकता है AKG लिमिटेड दूसरे में 50% होल्ड कर रहा है XYZ लिमिटेड में, तो भाई ये दोनों एसोसिएट कंपनी हो गए एंड ये इसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। जब 50-50 दोनों के पास 50-50% वोटिंग पावर होता है तो उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। बट इसमें इंक्लूड क्या नहीं हो सकता, तो देखो सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड नहीं हो सकता है। क्यों इंक्लूड नहीं हो सकता भाई, लॉजिक सिंपल है, 50% से अगर एबव होगा तो सब्सिडरी हो जाएगा, तो एसोसिएट कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए लॉ मेकर बोलता है कि 50% से कम होना चाहिए, और 50% से कम है तो वो सब्सिडरी हो ही नहीं सकता। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक आ गया आज का, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, लिस्टिंग। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग यानी कि लिस्टेड कंपनी, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग या फिर कैपिटल, कैपिटल ही लिखो, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बेसिस पे भाई बताओ, कैपिटल के बेसिस पे कंपनी कितने तरह का होता है, तो बहुत ईजी है, 2 तरह का कंपनी होता है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52, अनलिस्टेड कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन है, ये नहीं, सेक्शन ही नहीं है भाई, सेक्शन नहीं दिया मॉड्यूल में, नहीं पढ़ना है तुम्हें। लिस्टेड कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसका शेयर्स, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी कंपनी का, तो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अब कौन सा सिक्योरिटीज, तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 81 में सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है, मेनली उसमें शेयर्स ही है। तो कोई कंपनी अगर अपना किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स लिस्ट करवा देता है तो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। और अनलिस्टेड कंपनी कौन सा हुआ, कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड, वाह, विच इज़ नॉट लिस्टेड, एक ऐसा कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है। और अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही लिख देना कि वो कोई भी शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया गया है। अगर बुक खोलोगे तो भाई बुक में भी एक ही लाइन तुम्हारा यही दिया है, इससे क्वेश्चन उतना आता नहीं है। बाकी कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनी बचा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, जिसका रिजल्ट आ रहा है उसके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।